देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? पुर्तगाल से। जो पुर्तगाल से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, हमारा पुर्तगाल, तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है, आखिर जो पुर्तगाल हैं ये भारत क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि आपने जैसा कि देखा था कि 1453 में ये जो आपका टर्की यहाँ पे है, और ये हमारा ऐसे आओगे तो कुछ यहाँ पे इंडिया पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे टर्की कब्जा कर लेता है, जिसके कारण से ये क्या हो गया हमारा यूरोप। अब ये टर्की के विस्तार के कारण यूरोप स्थल मार्ग से इंडिया पहुंच नहीं पा रहा था। अब यूरोप के आगे जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे भी करके समुद्री मार्ग के माध्यम से कहां पहुंचा जाए, इंडिया पहुंचा जाए। और इसके लिए यूरोप में ही जो देश है सारे, उनमें आपस में क्या चल रहा होता है, कंपटीशन चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? कंपटीशन चल रहा होता है। तो यहां पे आप मेनली समझोगे तो ये हमारा यूरोप हो गया, ये टर्की है जिसने इस पूरे मार्ग पे कब्जा करके रखा हुआ है। अब ये इंडिया नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहां पे जो आपका पड़ता है वो पड़ गया आपका, ये अफ्रीका पड़ गया। अब यहां से सारे के सारे यूरोप के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि समुद्री मार्ग के द्वारा इंडिया पहुंचा जाए। अब यहां पे आप देखोगे कि एक के बाद एक अभियान चलते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा है। इस अभियान में जो सबसे आगे जो देश चल रहे हैं वो चल रहे हैं पुर्तगाल और स्पेन। कौन चल रहा है? पुर्तगाल और स्पेन। अब यहां पे आप कहानी समझोगे तो ये होता है कि 1487, क्या आता है भैया? 1487 में आपने देखा था, जैसे कि अगर पुर्तगाल को समझे तो पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसका क्या नाम था? प्रिंस हेनरी। क्या नाम था भैया? प्रिंस हेनरी। इसे कहा जाता था द नेविगेटर। इसकी खास रुचि थी समुद्री मार्ग के खोज में। अब ये क्या करता है, एक के बाद एक अभियान जो है, ये हमारा पुर्तगाल था और ये नीचे अफ्रीका, और यहां पे हमारा मौजूद था इंडिया। अब यहां से कैसे भी करके इसे पुर्तगाल से समुद्री मार्ग की खोज करवानी थी। अब ये मुमकिन नहीं था कि डायरेक्ट पहुंच पाए, तो ये छोटे छोटे अभियान चलाता है, अपने समुद्री जहाज की टुकड़ी भेजता है कि भैया पहले स्टेप में 200 किलोमीटर जाओ और मैप बना के लाओ, फिर आप जाओ 200 किलोमीटर और मैप बना के लाओ। ऐसा करते करते जो अधिकतम दूरी तक व्यक्ति पहुंचता है पुर्तगाली, वो होता है बार्थोलोम्यू डियास। कौन होता है? बार्थोलोम्यू डियास। अब आप समझोगे, जब बार्थोलोम्यू डियास यहां पे आता है, जैसा कि हमने देखा था, यहां पे मोजाम्बिक जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा और अगुलहास की जलधारा, जिसके कारण से यहां पे बहुत ज्यादा तूफान होता है। अब ये इसको नाम देता है केप ऑफ स्टॉर्म। और अब पुर्तगाल के पास जो मैप होता है अधिकतम दूरी का, वो होता है हमारा यहां तक। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो था पुर्तगालियों के सामने, वो कैसे भी इन जलधाराओं को क्रॉस कर जाना। अब यहां पे आप देखोगे 1487 को बार्थोलोम्यू डियास यहां तक आता है और वापस चला जाता है पूरा मैप बना करके। अब ये मैप जा करके प्रिंस हेनरी को दे देता है कि भैया प्रिंस, हम यहां तक अधिकतम दूरी तक मैप बना लाए हैं, अब उसके आगे जा पाना हमारे बस के बाहर है। अब इस बात की जैसे ही खबर मिलती है पुर्तगाल के पीछे स्पेन को, तो ये तुरंत हरकत में आता है और यहां से 1492 में एक व्यक्ति हैं कोलंबस, और ये जल्दबाजी में गलती ये कर बैठते हैं, बिना किसी मैपिंग के ये निकल पड़ते हैं। और ये स्पेन से जब निकलते हैं तो इस साइड हमारा होता है अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में क्या पड़ रहा है हमारा? अमेरिका। तो स्पेन से आपके कोलंबस निकल करके 1492 में कहां पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए। अब यहां पे जो डेट देखनी है हमें, डेट के थ्रू आगे बढ़ना है।
देखो जैसा कि हमने देखा कि 1453 में तुर्की का जब यहां पे विस्तार होता है साम्राज्य का, तो वो यूरोप के किसी भी व्यक्ति को स्थल मार्ग के माध्यम से एशिया में एंट्री देना बंद कर देता है। अब यहां से जब कहानी आगे बढ़ती है 1453 के बाद, तो आप देखोगे 1487 को जो बार्थोलोमेव डियाज है वो अधिकतम दूरी तक जाता है अफ्रीका के इस कोने तक, और इसे नाम देता है केप ऑफ स्टॉर्म। क्योंकि आपने देखा यहां पे मोजाम्बिक की जलधारा, और यहां पे मेडागास्कर, और ये आपका अगुलहास, ये 3 जलधारा थी। यहां पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण तूफान अपनी चरम में था। अब यहां पे आप देखोगे कि जैसे ही स्पेन को पता चलता है पुर्तगाल इतना आगे निकल चुका है, तुरंत वो 1492 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कोलंबस। कोलंबस निकलते हैं, लेकिन वो गलती से इस दिशा में मुड़ जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? हमारे अमेरिका में। अब आप देखें कि 1492 में किसकी खोज हुई और किसने की है? कौन से देश के थे? स्पेन के थे। अब यहां पे हमारी कहानी आगे बढ़ती है और आता है 1497। अब यहां पे पुर्तगाल को समझ में आ जाता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है जो स्पेन है, वो भी समुद्र मार्ग की यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो यहां पे छठ से 1497 में वास्को डी गामा, कौन भैया? वास्को डी गामा जो है ये तुरंत हरकत में आएंगे और ये जाएंगे किसके पास? पुर्तगाल के राजा। पुर्तगाल के राजा कौन थे भैया? एमेनुएल प्रथम। और एमेनुएल प्रथम से कहेंगे भैया हम इंडिया की खोज के लिए, समुद्री मार्ग की खोज के लिए कहां जाना चाहते हैं? इंडिया। एमेनुएल प्रथम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप जाओ। वो कहते हैं हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, आपके जो पुत्र हैं प्रिंस हेनरी, उनके पास क्या है? मैप है। अगर आप मुझे वो मैप दिला दो तो मैं निकल जाऊंगा। फिर आपके जो पुर्तगाल के राजा हैं एमेनुएल प्रथम किसको बुला रहे हैं? अपने पुत्र को, प्रिंस हेनरी को। और प्रिंस हेनरी आते हैं और पिता से बोलते हैं हाँ पिताजी बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा वास्को डी गामा है, देखिए जाना चाहते हैं, आप इन्हें मैपिंग दे दीजिए, क्योंकि 1483 में बार्थोलोमेव डियाज ने आपको मैपिंग दी थी इस कोने तक। अब यहां पे 1497 में आपने देखा कि 87 में तो बार्थोलोमेव डियाज मैपिंग ले आया था। अब यहां तक की मैपिंग के सहारे वास्को डी गामा इस पॉइंट तक पहुंच गए। अब यहां पे कैसे करके वो जब इस पॉइंट को पार करते हैं तो उनका शिप हो जाते हैं क्या? क्षतिग्रस्त, जिसके कारण से वो केन्या में क्या करते हैं? ठहराव लेते हैं कि भैया अब रुकना चाहिए, क्योंकि अब हमारे शिप के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। अब वहां पे जो शिप का कैप्टन है वो बता रहा है किसको? वास्को डी गामा को, कि भैया वास्को डी गामा एक बात को समझ लीजिए, अगर अब हम बिना मैपिंग के आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे शिप ऑलरेडी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे जरूरत है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो हमें आगे की मार्ग दिखा दे, तो हम रास्ता आसानी से पार कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपके वास्को डी गामा घोषणा करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमें इंडिया तक ले जाएगा तो हम उसको अच्छी खासी धनराशि देंगे। तभी यहाँ पे एक व्यक्ति मिलता है, कौन? अब्दुल मानिक। तो क्वेश्चन ये आता है कि वास्को डी गामा को भारत तक किसने पहुंचाया था? अब्दुल मानिक। जो अब्दुल मानिक है ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करता है? गुजरात से बिलोंग करता है। एक बार पीछे जाते हैं और हम ये देखेंगे कि केप ऑफ स्टॉर्म तक कौन आया था? पुर्तगाली, है ना, बार्थोलोमेव डियाज आए थे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन है स्पेन का वो व्यापारी या नागरिक जो कोलंबस नाम का है, उसने कहां की खोज की थी भैया? अमेरिका की थी। फिर उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है
कि 1497 को ये वास्को डी गामा जो निकल रहा है वो केप ऑफ स्टॉर्म को जब पार करता है, तो याद रखिएगा वास्को डी गामा के साथ भैया कितने शिप्स हैं? 3 शिप हैं, और ये तीनों शिप क्या हो गए? क्षतिग्रस्त। अब यहां केन्या में कौन मिलता है इनकी सहायता के लिए? अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक गुजरात के कौन से राज्य का था? गुजरात राज्य का था। अब वो बड़ा चालाक व्यक्ति है। वो क्या है? धन के लालच में आकर के वास्को डी गामा की सहायता के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो गुजरात नहीं ले जाएगा। वो कहां पे ले जाता है? केरल में ले जाता है, कोझिकोड नामक स्थान पे, जिसको उस टाइम बोलते थे कालीकट, और वर्तमान में उसको बोलते हैं कोझिकोड। क्या बोलते हैं? कोझिकोड। अब यहां पे आप देखोगे कि 1497 को वास्को डी गामा निकल रहे हैं और अनेक चुनौतियों का सामना करके 1498 में कहां पहुंच गए? हाँ, भारत, इंडिया। अब इंडिया में कोझिकोड जो कालीकट था उस टाइम, उसका राजा कौन था? जमोरिन। राजा जमोरिन 1498 में किसका स्वागत कर रहे हैं? वास्को डी गामा का। अच्छा, उस समय अगर भारत की स्थिति को समझे तो भारत में जो व्यापारी थे सबसे बड़े वो कौन थे? अरब। अरबी सबसे बड़े व्यापारी थे। अब राजा जो हैं जमोरिन देखते हैं कि भैया यूरोप से आपके वास्को डी गामा आए हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब तक क्या चल रहा था? सिर्फ और सिर्फ अरबियों का राज चल रहा था, और अरबी क्या करते थे? अपनी मनमानी करते थे। अब यहां पे जब वो वास्को डी गामा को देख रहे हैं, उन्हें एक आशा की किरण नजर आती है कि अब मेरे जो है व्यापार हमारा फिर से यूरोप के साथ स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यूरोप ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं था कि ये भारत देश है, पता था, लेकिन 1453 में जब रास्ता को ब्लॉक कर लिया गया तो चैलेंज था सबसे बड़ा किसका? समुद्री मार्ग की खोज। तो हमेशा जब क्वेश्चन आता है तो आपने देखा होगा कोलंबस ने किस देश की खोज की थी? अमेरिका की। लेकिन वास्को डी गामा के लिए क्वेश्चन आता है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। समुद्री मार्ग यानी कि यूरोपियों को पता था कि इस जगह भारत नाम का कोई देश है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ का अफ्रीका, यूरोप और एशिया आप देखोगे स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ये पूर्ण रूप से इस एरिया से कटा हुआ था, जिसके कारण से 1492 के पहले ये जो इधर के लोग थे इन्हें लगता था अब इधर दुनिया खत्म है। लेकिन 1492 में यह समझ में आता है कि नहीं भैया, यहां पर भी दुनिया है। अब यहां पे आप देखोगे कि वास्को डी गामा 1498 को भारत पहुंच चुके हैं, और स्वागत कौन कर रहा है भैया? राजा जमोरिन स्वागत कर रहे हैं। अब लेकिन राजा जमोरिन खुश भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसको? आपके वास्को डी गामा को परमिशन दे दे यहां पे व्यापार करने की। वो बोलते हैं वास्को डी गामा, देखो हम आपकी मदद तो करना चाहते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप यहां पे आए हो, लेकिन अरबियों का यहां पे एक छत्र राज चल रहा है व्यापार में। अगर आप हमें कुछ टाइम दो तो शायद से हम सोच सकते हैं, पर अभी हम एकदम से आपके साथ व्यापार नहीं कर सकते। तो वास्को डी गामा ने कहा अच्छा तुम डर रहे हो अरबियों से, चलो ठीक है, उसका मैं भी कोई जुगाड़ करता हूं। बंदा क्या कर रहा है? 1497 को वास्को डी गामा निकल रहे हैं, 1498 में इंडिया पहुंच गए और 1500 में ये वापस पुर्तगाल। अब यहां पे एमेनुएल प्रथम उनसे पूछ रहा है क्या आपको भारत के समुद्री मार्ग का रास्ता मिला? उन्होंने कहा हमें रास्ता भी मिल गया, हमें जगह भी मिल गई, बस एक दिक्कत है, अरबियों ने पूर्ण रूप से भारत के व्यापार में कब्जा कर रखा है, लेकिन वहां के जो राजा हैं वो बहुत खुश हैं, वो व्यापार भी करना चाहते हैं, बस उन्हें डर है कि अगर उन्होंने हमारे साथ व्यापार शुरू किया तो शायद से अरबी उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। एमेनुएल प्रथम कहता है बस इतनी सी बात, अभी मैं ठीक करता हूं, कोई ना कोई जुगाड़ निकालता हूं। तो उसने तुरंत 1500 में ही अपने सेनापति
पेड्रो अल्बरेज को बुलाया और कहा पेड्रो अल्बरेज देखो वास्को डी गामा की समस्या क्या है। तो अब यहां पे पेड्रो जो अल्बरेज है वो वास्को डी गामा से मिलता है और पूरी बात समझता है। तो वो ये बताता है कि भारत जाते समय जब आप इसको क्रॉस कर जाओगे, किसको, अफ्रीका को, तो यहां पे अरेबियन पेनिनसुला पड़ता है जहां पे सऊदी अरब, यमन, ओमान ये सब देश पड़ते हैं ना। तो इसको, ये जो देश है, यहां के व्यापारियों ने आपके इंडिया पे क्या करके रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है व्यापार पे। तो अब यहां पे क्या कहानी हो रही है कि 1500 में पेड्रो अल्बरेज, अभी आपने देखा था कि 1497 को निकल करके वास्को डी गामा जब 1498 में भारत पहुंच रहा है तो कितने शिप लेके आया था, 3 शिप लेके आया था। अब पेड्रो अल्बरेज जो 1500 में निकलेगा वो कितने शिप लेकर निकलता है, 13 शिप लेके निकलता है। कितने, 13 शिप लेके निकलता है और उसे रास्ते में जितने भी अरबी शिप नजर आते हैं उन्हें क्या कर देता है, नस्ते नाबूद कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है और उसका सारा का सारा जो भी माल होता है उसे लूट लेता है। अब आप देखोगे वो माल लूट करके वापस ले जाता है कहां पे, भारत में लेके जा रहा है और भारत में ले जा करके जमोरिन के पास रख देता है और कहता है राजा जमोरिन आप इन्हीं अरबियों के डर से हमारे साथ व्यापार नहीं करना चाहते थे, देखो हमने इन्हीं के क्षेत्र में आकर के इनको हराया और इनसे सारा का सारा माल छीन लिया है। और याद रखिएगा अगर आप हमसे दोस्ती करते हैं तो हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। अब यहां पे कहानी आगे बढ़ती है और ये वापस चले गए, है ना। अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, सबसे पहले आपने देखा 1453 में आपके तुर्की जो राज है उसका विस्तार हो रहा है। फिर 1487 में आपने देखा कौन पहुंच रहा था केप ऑफ स्टॉर्म तक, बार्थोलोमेव डियाज, है ना। और केप ऑफ स्टॉर्म नाम किसने दिया था, इसी बार्थोलोमेव डियाज ने। फिर आपने देखा कि जो आपका वास्को डी गामा है वो भारत कौन से वर्ष पहुंच रहा है और वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, राजा जमोरिन ने। और जो हमारा वास्को डी गामा भारत से वापस कब गया अपने पुर्तगाल, 1500 में गया। और 1500 में दूसरा पुर्तगाली कौन आया था, पेड्रो अल्बरेज आया था। अब यहां पे पेड्रो अल्बरेज वापस जाता है और वास्को डी गामा 1502 में क्या कर रहे हैं, भारत वापस आते हैं, जमोरिन से बात करते हैं और 1503 में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फैक्ट्री स्थापित कर देंगे, है ना। कहां पे स्थापित कर रहे हैं भैया, कोचीन में। और कोचीन हमारा कहां पे है, केरल में है, ठीक है। ये क्या था, हमारा एक बेस था जहां पे हमें आपको ये दिखाना था कि किस तरह आपके समुद्री मार्ग की खोज हो रही है इंडिया के लिए, है ना। अब यहां से हम क्या देखेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो लगातार हमारे एग्जाम्स में आते हैं। अब यहां पे देखो हमें क्या करना है, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके पुर्तगाल के बाद हम डच को देखेंगे, फिर हम बंगाल के नवाब को, फिर उसके बाद हम बंगाल के नवाब के बाद पेशवा और जो हमारे इंपॉर्टेंट युद्ध हैं उसके बाद हम 1757, 1764, 65 से होते हुए 1857, 1885 कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद हम गांधी जी। तो अभी हमें जो बात करनी है वो हम टॉप वो क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनके सबसे ज्यादा चांस होते हैं हमारे एग्जाम्स में आने के। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे भैया, सबसे पहले अपना हो जाता है पुर्तगाल, जिसको हमने देखा कि किस तरह इंडिया के मार्ग की खोज करने वाला देश कौन था, पुर्तगाल था। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है इसमें कि प्रथम पुर्तगाली जो भारत आ रहा है ना, कौन है भैया, वास्को डी गामा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा पुर्तगाली जो भारत आ रहा है, पेड्रो अल्बरेज। कौन था भैया, पेड्रो अल्बरेज।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो ये वास्को डिगामा है, कुल भारत कितनी बार आए थे? 3 बार आए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वास्को डिगामा है, इन्होंने भारत में पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन किस वर्ष ली थी? 1503 में ली थी। और इन्होंने फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? कोचिन में की थी। और कोचिन में जब फैक्ट्री स्थापित होती है तो याद रखिएगा, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई चीज बनेगी। फैक्ट्री का मतलब था गोडाउन। अब व्यापार करना था तो इन्हें वहां पे क्या करना था? पूरा का पूरा सामान इकट्ठा करना था। अब 1503 में फैक्ट्री आ गई और फैक्ट्री बहुत अच्छा काम करती है, बहुत मुनाफा होता है। तो अब यहाँ पे सुरक्षा के लिए जरूरत होती है कि सेना को बुलाया जाए। अब आप देखोगे कि 1505 में सेना की एंट्री होती है। सेना की क्या हो रही है? एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे जो पहला गवर्नर जनरल बन के आ रहा है, वो पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। याद रखिएगा, बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, उसको लगता है वास्को डी गामा जो है ये हमारे क्या थे? गवर्नर नहीं थे, ये सिर्फ व्यापारी और नाविक। अगर पूछा जाए प्रथम व्यापारी या प्रथम नाविक जो पुर्तगाल से भारत आ रहा है, तो आंसर कौन है? वास्को डी गामा। अगर क्वेश्चन आए प्रथम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कौन था भैया? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अच्छा, फ्रांसिस्को अल्मीडा भी जब भारत आ रहा है, उसे विशेष कुछ काम तो नहीं है। तो यहां पे अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला कौन था? आपका यही फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अब फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है 1505 में आते हैं और कब तक रहते हैं? 1509 तक। अब यहां पे ये वापस जाते हैं तो 1509 में अगला आता है अल्फांसो द अल्बुकर। ठीक है। अब अल्फांसो द अल्बुकर क्या करता है कि ये एक नीति चलाता है जिसको बोलते हैं विवाह नीति। क्या बोलते हैं? विवाह नीति। ये क्या करता है? अपने लोगों को प्रेरित करता है, पुर्तगाली जो सैनिक हैं, कि आप भारत में क्या कीजिए? विवाह कीजिए। अगर आप भारत में विवाह करोगे तो हमारी संख्या में क्या होगा? वृद्धि होगी। अब यहां पे आप देखोगे कि 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है और वो विवाह नीति चलाता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा कौन सी नीति चलाई गई थी? विवाह नीति चलाई गई थी। जब यहां पे ये विवाह नीति चला रहा है तो यहां पे क्या होगा कि लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये महिलाओं के माध्यम से क्या करना चाहता है? अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो यहां पे ये गुस्सा आ जाता है और लड़ने किससे पहुंच जाता है ना? आपके बीजापुर के शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह, और उन्हें हरा करके कहता है भाई अब मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं, और उन्हें जाकर के हरा देता है और 1510 में उनसे क्या छिना लेता है? गोवा छिना लेगा। तो गोवा जो है 1510 में आपका पुर्तगाल छिना लेता है और पुर्तगाल का शासन गोवा में कब तक रहता है? 1961 तक रहता है। अब यहां पे आप देखोगे कहानी आगे बढ़ती है और 1511 में यही अल्फांसो द अल्बुकर्क किस पे कब्जा कर रहा है भैया? मलक्का में कर रहा है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और 1515 में ये अल्फांसो द अल्बुकर्क किस पे कब्जा कर रहा है? हारमुज पे कब्जा कर रहा है। फिर यहां से कहानी आगे बढ़ेगी और आप देखोगे कि तीसरी बार वास्को डी गामा क्या कर रहे हैं? भारत आ रहे हैं। और तीसरी बार ये भारत आते हैं तभी इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अगर पुर्तगाल को समझना है तो सिंपल सा अगर देखोगे तो 10 से 15 क्वेश्चन है। पहला तो आपको यह पता होना चाहिए, जो आपने नाम सुना होगा केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का पुराना नाम क्या था? केप ऑफ स्टॉर्म नाम था। और केप ऑफ स्टॉर्म जो नाम है ये कौन दे रहा है? बार्थोलोमेव डियाज दे रहे हैं। और बार्थोलोमेव डियाज के बाद आप देखोगे
कि भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्बरेज। फिर उसके बाद जब कहानी हमारी आगे बढ़ती है तो आप देखते हो कि पेड्रो अल्बरेज 1500 में आया, उसने अपना जलवा दिखाता है, अरबियों को मारता है और दिखा देता है कि हम जो पुर्तगाली हैं वो मजबूत हैं और भारत के राजाओं को हमसे व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उन्हें कोई दिक्कत में करेगा तो पलट के हम उनको दिक्कत में डाल देंगे। अब यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है और आप देखोगे कि किस तरह आपके 1502 में जो वास्को डी गामा है वो परमिशन ले लेते हैं किससे? राजा साहब से, और 1503 में फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। कहाँ पे? कोचीन में फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब यहाँ पे कहानी आगे बढ़ रही है और हमारा 1505 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन के आ रहा है? पुर्तगाली, है ना। अब ये क्या कर रहा है अल्मीडा कि एक नीति चला रहा है। उस नीति का क्या नाम था? ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर आप एक देखोगे एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या? अल्फांसो दा अल्बुकर्क। अब इस पे एक कहानी आती है कि अल्फांसो दा अल्बुकर्क है, यहां पे ये आया, ठीक है। अब इस पे होता है कि कैसे भी करके हमें अपना क्या करना है? साम्राज्य का विस्तार करना है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए पुर्तगाली साम्राज्य का जो विस्तार भारत में कर रहा है वो कौन था? अल्फांसो दा अल्बुकर्क। और ये यहाँ पे विवा नीति चलाता है, तो यहाँ पे इसका मजाक उड़ाया जाता है, जिसके कारण से ये 1510 में किसको चैलेंज कर देता है? यूसुफ आदिल शाह को, और 1510 में गोवा जीत लेता है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि अभी 1503 में पुर्तगालियों ने क्या करके रखा हुआ है? कोचीन पे फैक्ट्री, और कोचीनी इनका मुख्यालय है। अब कहानी आगे बढ़ती है, 1510 में तो गोवा आ गया इनके हाथ में। अब ये 1530 में इस जो 1510 में गोवा को जीता है, 1530 में जो अपना मेन मुख्यालय है वो कहां पे शिफ्ट कर देंगे? गोवा में शिफ्ट कर देंगे। और ये काम करने वाला कौन था? नीनो डी कुन्हा थे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जैसे जगह हैं हमारे, हमने देखा कि इन्होंने दो तो हमारी नीतियां हो गई, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, और विवा नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला फ्रांसिस्को दा अल्मीडा, विवा नीति चलाने वाला अल्फांसो दा, ठीक है। फिर उसके बाद गोवा पे कब्जा कब हो रहा है? 1510 में। किसको हरा करके? यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था। अब यहां पे पुर्तगाली मलक्का पे कब्जा कब कर रहे हैं? 1511 में कब्जा कर रहे हैं। और हरमुज पर कब्जा 1515 में। फिर अगला क्वेश्चन जो बनता है वो गोवा को लेकर बनता है, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो गोवा एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जो सर्वाधिक लंबे समय तक विदेशियों के कब्जे पे रह रहा है। 1510 में आ रहा है और 1961 में छूट रहा है। तो यहां पे ये पुर्तगालियों के हाथ कब आया? 1510 में। और उसके बाद पुर्तगाली जो है अपना मुख्यालय कोचीन से उठा करके गोवा में शिफ्ट कब कर रहे हैं? 1530 में कर रहे हैं। फिर एक आता है 1535 में ये द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं। कहां पे कब्जा कर लेते हैं? द्वीप पर। और 1559 पे कहां कब्जा कर लेते हैं? दमन पर कब्जा कर लेते हैं। अब हमारा आता है नीदरलैंड। कौन आ गया? नीदरलैंड। अच्छा, नीदरलैंड पे आप देखोगे ये निकलते तो 1595 में है। अब यहां पे अरबियों को हरा करके भारत पे कब्जा किसने कर लिया है ना? पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया है। अब यहां पे जो मेन जो फंस रहा है, अब यहां पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा किस पे? क्या बोलते हैं, हमें समझना है कि किस तरह ये पुर्तगालियों को अब डचाएंगे और क्या देंगे? चैलेंज करेंगे और उनसे पूरा का पूरा साम्राज्य अपने हाथ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे अब हम डच को देखने वाले हैं। अब डच से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन पर फोकस करेंगे। अब आप देखोगे कि किस तरह से आपका डच जो है इन पुर्तगालियों को चैलेंज करेगा। 1595 में जब हमारा पुर्तगाली
देखा गया कि 1595 में पुर्तगाली बहुत मजबूत तरीके से भारत में फैल चुके हैं। जब डच आ रहा है तो 1595 में उसने देखा कि पुर्तगाली बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि पुर्तगाली भारत के अंदर एंट्री कब कर चुके थे? 1498 में। अब यहाँ पे होता ये है कि ये डच जो है 1595 में आता है भारत और देखता है कि पूरे भारत में पुर्तगालियों ने कब्जा करके रखा हुआ है और यहाँ पे हम कुछ भी कर ले इंडिया के अंदर पुर्तगालियों को हिला नहीं सकते हैं। इसीलिए वो बगल में एक जगह होती है इंडोनेशिया में चले जाते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। क्या कर रहे हैं भैया? सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और वो जो सही समय है वो सही समय इन्हें कब मिलता है? 1602 में सर, है ना? आपका 1605 में ये वांटम पर कब्जा कर रहे हैं। 1605 में क्या कर रहे हैं? वांटम पर कब्जा कर रहे हैं। वांटम एक जगह है इंडोनेशिया में और ये जो पुर्तगाली हैं ये क्या करेंगे कि वांटम में है, ये अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए वांटम से सेना बुला लेते हैं। अब डच तो वहां पर बैठे हुए थे, तो डच जैसे ही देखते हैं वांटम है जो इंडोनेशिया में जगह, तो वहां पे अटैक कर देंगे और 1605 में वांटम पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और वांटम में कब्जा करने के बाद उसी वर्ष ये इंडिया के कहां पे कब्जा कर रहे हैं? मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम में ही क्या चीज? वांटम में तो 2 पे हुआ था कब्जा, अम्बियान में हुआ था 5 में। इसमें 1605 में 2, हाँ इसको सही कर लेना। जो आपका 1602 है इस पे आ जाएगा वांटम। 1602 में क्या है? वांटम है। आपका जो 1602 है 1602 में ये किस पे कब्जा कर रहे हैं? वांटम में कब्जा कर रहे हैं। और 1605 में ये किस पे कब्जा कर रहे हैं? अम्बायान पे। अब यहाँ पे जब ये वांटम में कब्जा कर लेते हैं इंडोनेशिया के, तो ये पत्र लिखते हैं किसे? आपके डच के राजा को। देखो भाई हमने कब्जा कर लिया है और अब आप हमें क्या दे दो? परमिशन दे दो फैक्ट्री स्थापित करने की। तो यहाँ पे 1602 में क्या होगी? ये फैक्ट्री भी स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि जब ये आ रहे हैं तो इन्होंने फैक्ट्री स्थापित नहीं की हुई है, क्योंकि इन्हें पता था इंडिया के अंदर पुर्तगाल बैठा हुआ है, तो इन्होंने अभी फैक्ट्री स्थापित नहीं की है। अब ये फैक्ट्री कब स्थापित करेंगे? 1602 में आते हैं और वांटम में क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं। अब वांटम में कब्जा करने के बाद इन्होंने कंपनी स्थापित कर दी। क्या कर दी? कंपनी इन्होंने 1602 में स्थापित कर दी। और 1605 में इन्होंने अम्बियान को जीता और अम्बियान को जीतने के बाद 1605 में अम्बियान को जीतने के बाद मसूलीपट्टनम, क्या भैया? जो मसूलीपट्टनम है ये भारत में कहां पे था? है ना? आंध्र प्रदेश में था। कहां पे था ये? आंध्र प्रदेश में। वो पुलिकट है जो बॉर्डर में है ना, तमिलनाडु के पास जो बॉर्डर में है वो पुलिकट है। अब इसी मसूलीपट्टनम में कब्जा करने के बाद जो ये डच हैं ये यहीं पे क्या कर देंगे? अपनी फैक्ट्री स्थापित कर देंगे। जो पुर्तगाली थे उन्होंने फैक्ट्री स्थापित कहां पे की थी? कोच्चि में। और जो ये डच हैं ये फैक्ट्री स्थापित कहां कर रहे हैं? मसूलीपट्टनम में। देखो इन्होंने हरकत करनी कब से स्टार्ट की? 1602 में। 1602 में ये किसको हिला रहे हैं? वांटम को हिला रहे हैं। और 1605 में अम्बियान। और ये वांटम और अम्बियान कहाँ की जगह थी? इंडोनेशिया की। और 1605 में इन्होंने इंडिया की किस पे कब्जा किया? और यहीं पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब कहानी आगे बढ़ती है और अब हम किसको देखेंगे? कौन से वर्ष को? 1610 को। अब 1610 में है ये अंग्रेज कब्जा कहां करने वाले हैं भाई? मसूलीपट्टनम के ही नीचे एक जगह पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पुलिकट। 1610 में एक जगह है पुलिकट और पुलिकट में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया।
1602 में कहां पे कब्जा किया था? वांटम में। 1605 में कहां कब्जा किया? है ना। और ये वांटम और अम्बयान कहां की जगह थी? इंडोनेशिया की। जब इन्होंने देखा कि भाई हम क्या हो गए, बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं, तो यहाँ पे अब ये किस पे कब्जा करने के लिए निकलेंगे? मसूलीपट्टनम। और यहीं से लौट गए थे 1595 में कि इंडिया में जब देखा कि पुर्तगालियों का कब्जा है तो लौट गए। लेकिन इंडोनेशिया में लगातार 2 जगह को अपने कब्जे में लेने के बाद इन्होंने क्या किया? अब सोचा कि अब हम मजबूत हो चुके हैं और ये मसूलीपट्टनम में कब्जा कर लेते हैं 1605 में, और यहीं पे ये अपनी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। अब आप देखोगे कि 1610 में ये जो हमारे डच हैं, ये अगला टारगेट किसको कर रहे हैं? पुलिकट को। और जब पुलिकट को अपने कब्जे में लेते हैं तो यहां पे आप देखोगे कि पुलिकट में ये एक टकसाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टकसाल का। और यहाँ पे एक स्वर्ण मुद्रा बनती है। क्या बनती है? स्वर्ण मुद्रा। इसको क्या कहते थे ये लोग? पैगोडा। क्या कहते थे? पैगोडा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डचों द्वारा निर्मित स्वर्ण मुद्रा का क्या नाम था? पैगोडा। और ये कहाँ की टकसाल में बनती थी? पुलिकट की टकसाल में। कहाँ की टकसाल में? पुलिकट की टकसाल में बनती थी। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो हमने डचों को देखा, डच क्या कर रहे हैं? भारत आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन भारत में देखते हैं कि पुर्तगाली क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे हम कुछ भी कर ले इनको हिला नहीं सकते। तो कहाँ पे चले जाते हैं? इंडोनेशिया चले जाते हैं। अब इंडोनेशिया में जब वो चले जाते हैं तो एक उनको मौका मिलता है। कौन से वर्ष मौका मिलता है? 1602। और 1602 में वो कब्जा कर रहे हैं आपके वांटम में, ठीक है। अब यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है डचों का, और 1605 में पुर्तगालियों को हरा के अम्बयान में कब्जा कर लिया। फिर 1605 में ही इंडिया के मसूलीपट्टनम में, और 1610 आते आते उन्होंने पुलिकट में भी कब्जा कर लिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे डच मजबूत हो चुका है, और वो किसको टारगेट कर रहा है? ना पुर्तगालों को। और इंडिया में पुर्तगालों को उसने जड़ें हिलाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे इंडिया धीरे धीरे विदेशी देशों के लिए रणभूमि बन जाएगी, और यहाँ पे यूरोपीय देश अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या स्टार्ट कर देंगे? आपस में युद्ध करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी कहानी जो है वो क्या करेगी? आगे बढ़ेगी। अब अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? इन्हीं 2 देशों से पूछे जाते हैं। एक तो आपका डच से पूछ लेगा, और दूसरा पूछ लेगा पुर्तगाल से। अगर यहां से हम टॉप 20 क्वेश्चन निकाले, कितने क्वेश्चन भैया? टॉप 20 क्वेश्चन निकाले, जिनका अधिकतम चांस होता है कि आपका एग्जाम में आएगा। तो यहां पे आपको यह समझना होगा कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि वो पुर्तगाली जो भारत आया था, है ना, पहला पुर्तगाली जो भारत आया था वो कौन था भैया? वास्को डी गामा। चलो भाई, वास्को डी गामा क्या हुआ? पहला पुर्तगाली जो भारत आया। फिर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पहली बार वास्को डी गामा भारत कब आए थे, और वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? है ना, राजा जमोरिन ने, ठीक है भाई। और वास्को डी गामा कुल भारत कितनी बार आए थे? 3 बार आए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया था तो वो कौन था? पेड्रो अल्बरेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आए थे? 1502 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो पुर्तगाली है वो कौन से वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ले हैं, तो 1503 में। कहां पे भैया? कोचिन में। अब यहाँ पे फैक्ट्री बहुत अच्छा काम करती है, और 1505 में एक आपका क्या आ रहा है? पुर्तगाली गवर्नर जनरल आ रहा है, जिसका क्या नाम है? फ्रांसिस्को अल्मीडा।
तो एक क्वेश्चन आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 1509 में एक आपकी नीति चलाई जा रही है जिसका नाम है विवाह नीति। विवाह नीति चलाने वाला कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। फिर अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि गोवा पे कब्जा किसने किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। कब किया था भैया? 1510 में। और गोवा को अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे छिनाया था? यूसुफ आदिल शाह। आपने देखा कि गोवा पर जो कब्जा पुर्तगालियों का हो रहा है वो भैया कौन से वर्ष हो रहा है? 1510 पे। और कौन से वर्ष तक रहता है? 1961 तक। और हमने देखा था कि 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन को अपनी फैक्ट्री बना लिया था, अपना मुख्यालय बना लिया था। अब ये गोवा में अपना मुख्यालय कब स्थापित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं? 1530 में। और ये करने वाला कौन था हमारा? नीनो डी क्यून्हा। अब आप देखोगे नीनो डी क्यून्हा बहुत ही महत्वाकांक्षी है, अब वो शांत नहीं बैठेगा। और 1535 में वो कहां पे कब्जा करता है भैया? द्वीप में। द्वीप नहीं, आपका दमन द्वीप वाला जो द्वीप है उस द्वीप में। फिर आपका आता है 1559। 1559 पे पुर्तगालियों ने कहां कब्जा किया? दमन पे। और आप देखोगे कि पुर्तगालियों ने एक अच्छा खासा अपना साम्राज्य भारत के अंदर स्थापित कर लिया है। और यहां से अब जो हमारा एंट्री जो आप देखोगे वो किसकी होगी? अब डचों की एंट्री होती है। जो डच हैं वो भारत में कब आ रहे हैं भैया? 1595 में। अच्छा, डच एक चाल के साथ भारत आ रहे हैं, है ना? डच क्या कर रहे हैं? एक चाल के अंतर्गत भारत आ रहे हैं। और वो अभी अपनी फैक्ट्री जो है, कंपनी है, वो कंपनी स्थापित कर रहे हैं। आपको यहां पे दो शब्द दिखाई देंगे। एक तो आपको दिखाई देगा बार बार कंपनी। क्या दिखाई देगा? कंपनी। तो दूसरा दिखाई देगा फैक्ट्री। कंपनी और फैक्ट्री में क्या डिफरेंस है? देखो, कंपनी क्या है? जब आप अपने देश से निकल करके दूसरे देश में जा रहे हो तो आपको कुछ कागजी कार्यवाही पूरे करने होते हैं। क्या करनी होती है? कागजी कुछ डॉक्यूमेंट हैं, पेपर वर्क है, उन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा। वो होती है आपकी, अगर आपने उसको पूरा किया, आपने राजा से परमिशन ली, तो आप मतलब कि अपनी कंपनी स्थापित कर ले गए। दूसरी चीज है फैक्ट्री स्थापित करना। आप जिस देश में जा रहे हो, आप तो व्यापार कर रहे हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी एक गोडाउन की जहां पे आपको सारा सामान इकट्ठा करना है। तो यहां पे आप देखोगे कि वही हमारी फैक्ट्री होती है। जो कंपनी है वो सिर्फ कागज के अंदर है, और फैक्ट्री जो होती है एक वास्तविकता में आ जाती है, जो कि आपका क्या होता है? गोडाउन, बोले तो गोदाम। आप देखोगे कि जो भैया डच आ रहा है, इसने अभी अपनी कंपनी स्थापित नहीं की है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि किसी भी हाल में पुर्तगालियों को खबर हो कि हम यहां पर अपनी फैक्ट्री भी, क्योंकि कंपनी स्थापित है तो आगे चल के फैक्ट्री भी। अगर ऐसी सूचना आपके पुर्तगालियों को मिल जाती तो वो तो इनका जीना हराम कर देते और भारत में पैर रखने ना देते। तो इन्होंने अभी फैक्ट्री क्या की है? अभी अपनी कंपनी जो है स्थापित नहीं की है। 1595 में आते हैं और देखते हैं कि भैया पुर्तगालियों ने अच्छी खासी पकड़ बना करके इंडिया में रखी हुई है। अब कहानी आगे बढ़ती है और 1602 में आपका जो डच है वो किसको अपने कब्जे में ले रहा है? वांटम को अपने कब्जे में ले रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 1600 जैसे ही 1602 में इसने वांटम को अपने कब्जे में लिया, वांटम जो जगह वो कहां पे है? इंडोनेशिया में है। अब ये वांटम को 1602 में अपने कब्जे में करके अपने डच जो देश है इनका, डच जो है ये कहां के लोगों को कहा जाता है? नीदरलैंड। ठीक है। अब ये वहां पे अपने राजा साहब को लिखता है कि राजा साहब देखो, हमने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है, और अब आप हमें कागजी कार्यवाही पूरी करिए, और हम चाहते हैं कि इंडिया में जा करके क्या करें? अपनी
फैक्ट्री स्थापित करें। तो 1602 में इन्होंने अपनी कागजी कार्यवाही पूरी की और इनकी कंपनी क्या हो गई, स्थापित हो गई, यानी कागजी कार्यवाही पूरी। अब ये आगे बढ़ते हैं और 1605 में यही डच किस पे कब्जा करते हुए नजर आएंगे भैया, अम्बायान में। ये अम्बायान भी कहां पे है, इंडोनेशिया में है। अब यहां पे ये पूरी तरीके समझ चुके हैं, इनका कॉन्फिडेंस डचों का बहुत ज्यादा हाई है। अब ये रुक करेंगे 1605 में इंडिया में और कहां पे कब्जा कर लेंगे, मसूलीपट्टनम में। और इसी मसूलीपट्टनम में ये क्या करेंगे अपनी भैया, फैक्ट्री स्थापित करेंगे। तो यहां पे इनकी स्थापित हो गई फैक्ट्री। अब यहां पे कहानी आगे बढ़ती है और हमें समझना है 1610 में ये भैया कहां पे कब्जा कर रहे हैं अपना, पुलिकट। अभी गोवा तो पीछे चला गया, पुलिकट है ना। हम बात कर रहे हैं डच की, वो तो 1510 की बात है, ये हम बात कर रहे हैं 1610 की। तो इन्होंने पुलिकट पर क्या कर लिया, कब्जा। ये पुलिकट हमारा कहां था, तमिलनाडु की बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा मैप में, अगर इस तरह आपका क्या है तमिलनाडु और इसके ऊपर क्या पड़ता है, तो यही तमिलनाडु की बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है पुलिकट। और पुलिकट नाम की आपने झील भी सुनी होगी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। अब यहां पे कहानी आगे चलती है और हम देखेंगे कि 1610 के बाद जो अगली डेट आएगी वो हमारी आती है 1613। और 1613 में ये जो हमारे डच हैं, ये एक जगह है बेटेबिया। कौन सी जगह है, बेटेबिया, जो कि कहां पे है, इंडोनेशिया में। बेटेबिया में एक क्या होती है, एक खंडहर पड़ा होता है। उस खंडहर का ये पूरा निर्माण करवाएंगे और वहीं पे अपना क्या बना देंगे, मुख्यालय। और 1613 में इन्होंने बेटेबिया जो इंडोनेशिया में उसे अपना मुख्यालय बना लिया। और उसके बाद आप देखोगे कि 1690 में ये जो अपना मुख्यालय है ये कहां से स्थापित करेंगे, है ना, ये यहां से बेटेबिया से हटा करके कहां पे स्थापित कर देंगे, पुलिकट में, जो कि कहां पे है, भारत के, है ना, तमिलनाडु में। कहां पे है, भारत के तमिलनाडु में। और पुलिकट पे इन्होंने कब्जा कब किया था भैया, 1610 में। याद रखिएगा 1510 और 1610। 1510 में ये जो कब्जा हो रहा है ये हो रहा है पुर्तगालियों द्वारा किस पर, गोवा पर। और किसको हरा करके, आपके बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। तो वहीं पे 1602 पर जो डच कब्जा कर रहा है वो किस पर कब्जा कर रहा है, पुलिकट पर। किस पे कब्जा कर रहा है, पुलिकट पर। और पुलिकट पर डच कब्जा करने के लिए किसको हराता है भैया, पुर्तगालियों को हराता है। किसको हरा रहा है, पुर्तगालियों को हरा रहा है। तो यहां पे जो जगह हैं वो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी वांटम, अम्बायान, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, बेटेबिया। ठीक है, जिनमें से सबसे अति महत्वपूर्ण जो है वो आपकी कौन सी है, पुलिकट। क्योंकि पुलिकट पे ही ये देखोगे कि 1610 में कब्जा करके 1690 में क्या कर रहे हैं, अपना मुख्यालय बना रहे हैं। और मुख्यालय के साथ साथ आप यहां पे देखोगे डचों ने यहां पे एक टकसाल का निर्माण किया था। और उस टकसाल पे कौन से नाम का सिक्का बन रहा था, पैगोडा नाम का। और यहीं पे आप देखोगे कि एक बारूद का कारखाना भी स्थापित हो रहा है। तो डचों ने बारूद का कारखाना किस जगह स्थापित किया था, पुलिकट पे किया था। और एक चीज और आती है, एक समय ऐसा आता है 1663 का। कौन सा समय भैया, 1663 का एक ऐसा समय आता है। अभी हमने देखा था कि 1503 में पुर्तगालियों ने कहां पे फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी, कोचीन में। 1663 में ये क्या करते हैं, ये कोचीन वाले जो हैं, है ना, ये 1663 में ये जो डच है ये क्या कर लेगा, कोचीन पर कब्जा कर लेगा। यानी कि जो कोचीन 1503 में पुर्तगालियों के हाथ पे था,
ये 1663 में निकल करके किसके हाथ पे चला जाता है? डच के हाथ पे चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डचों की सहायता यहां पे भारतीय राजाओं ने की थी। किसने की थी? भारतीय राजाओं ने की थी। अब यहां पे जो हमारी अगली कहानी है, अब आप एंटर कहां पे करने वाले हो? 1700 में। आप देखो, अभी हम जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को एक अलग क्लास में पढ़ेंगे जहां पे वाइस रॉय हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, वो पूरी एक कहानी चलेगी। अभी हम जब एंटर करते हैं 1700 की लाइन में, तो 1700 में जब आप एंटर करोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि मुगल सत्ता जो अभी तक स्थापित हुई थी 1526 में, मुगल भी अपने जो चरम सीमा पर रहती है वो रहती है 1707 में। यहां पे जो मुगल एंट्री कर रहा है वो कौन कर रहा है भैया? बाबर। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल शासन भी आप देखोगे अपने समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, अब यहां पे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो 1707 से आप देखोगे, है ना, 12 तक एक राजा बनेगा। 1707 से 12 तक उसका नाम क्या होता है भैया? बहादुर शाह प्रथम। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, अकबर ने भारत पे कितने वर्ष शासन किया था? 49 वर्ष। उसके बाद औरंगजेब ने कितने वर्ष शासन किया था? हाँ, अब जिसके पूर्वज 49 वर्ष तक शासन करके गए हो, तो यहां पे दिक्कत ये होती है, बहादुर शाह प्रथम का जब नंबर आता है औरंगजेब के बाद, तो ये कितने वर्ष के हो चुके थे? 65 वर्ष के। अब इन बहादुर शाह को क्या बोला जाता है? साहे बे खबर। क्या कहा जाता है? हाँ, इन्हें मुअज्जम कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? और भी कुछ कहा जाता है। शाह आलम किसे कहा जाता है? शाह आलम भी इन्हीं को कहा जाता है। इनके 3 नाम निकल के आते हैं। एक तो हमारा साहिब बेखबर, मुअज्जम और शाह आलम। यही नाम का जो शाह आलम द्वितीय है वो आपको दिखाई देगा कहां पे? जब एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के दौरान जो मुगल शासक था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय तो था। और शाह आलम प्रथम कौन था? यही बहादुर शाह प्रथम। अब आप देखोगे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो जब तक औरंगजेब रहा तब तक मुगल सत्ता एक क्या थी? मजबूत स्थिति में थी। और मुगल सत्ता के औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद इसके अंतर्गत जो भी राज्य थे वो अब क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे। अब कहानी आती है जो हमारी चलेगी 1713 से 1719। 1713 से 1719 के बीच में एक मुगल शासक होता है जिसका नाम होता है फर्रुखसियर। ये जो हमारा फर्रुखसियर है, ये एक बीमारी से पीड़ित है। इसको क्या होता है भैया? फोड़ा होता है। और भारत के सभी राजाओं ने क्या कह दिया था? भैया आपका इलाज नहीं हो पाएगा। अब इसके पास मिलने के लिए 3 अंग्रेज आते हैं। एक का नाम होता है हैमिल्टन, सरमन और सैहुद, है ना। 3 लोग आते हैं, हैमिल्टन, सरमन और सैहुद। जिसमें जो हैमिल्टन है भैया, ये क्या है? डॉक्टर है। ये जब फर्रुखसियर को देखता है भैया क्या दिक्कत है, तो बताते हैं हमें फोड़ा है जो सही नहीं हो रहा है। पूरे भारत में डॉक्टरों ने कह दिया आपके पास ज्यादा जीवन नहीं बचा है। अब आप यहां पे देखोगे कि क्या हो जाएगा? फर्रुखसियर जो है अपना इलाज करवाता है, क्योंकि हैमिल्टन कहता है एक बार आप हमें मौका दीजिए, हम आपका इलाज कर सकते हैं। तो यहां पे फर्रुखसियर का इलाज किसने कर दिया? हैमिल्टन ने कर दिया फर्रुखसियर का इलाज। और फर्रुखसियर आपका ठीक हो गया। और ठीक हो करके जब आपका हैमिल्टन के सामने फर्रुखसियर गया तो बोला भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो इसने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप थोड़ी बहुत जमीन दे दीजिए, उस पर हम लोग क्या कर लें? व्यापार कर लें। अब यहां पे आप देखोगे कि 1715 के लमसम, कौन से वर्ष भैया? याद रखिएगा 1715 है। क्या है?
1715। अब 1715 में ये इलाज हो रहा है और 1715 में ये फर्रुखियर क्या दे देता है, सुनहरा फरमान दे देता है। और इस सुनहरा फरमान के अंतर्गत क्या होता है भैया, आपका कलकत्ता वाला एरिया जो बंगाल में है कितने रुपए के वार्षिक दर पे मिल जाता है, 3000 रुपए। कितने रुपए भैया, 3000 रुपए के उसमें मिल जाता है। और उसके बाद सूरत कितने में मिल जाता है भैया, 10,000 रुपए में। और कह देते हैं फर्रुखियर भाई कि आपके जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बंबई में जो आपकी टकसाल में बनने वाला सिक्का है वो पूरे भारत में हम मान्य कर रहे हैं। और यही एक तरह से क्या बन गया, सुनहरा फरमान। अब यहां पे ये जो टारगेट करते हैं अंग्रेज, ये किसको टारगेट करेंगे भाई, बंगाल को टारगेट करेंगे। मिला तो इनको बंगाल, सूरत और क्या बोलते हैं बंबई तक है, लेकिन जो इनका मेनली है वो क्या टारगेट होगा, बंगाल होगा। क्योंकि जब आप बंगाल को देखोगे तो बंगाल में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी भैया, गंगा, और सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, जिसके कारण से यहां की जो जमीन थी वो क्या थी भैया, बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। तो ये सारा अपना हिस्सा यहाँ पे करेंगे, अपना फोकस। जब यहाँ पे फोकस करते हैं तो यहीं पे एक व्यक्ति होता है मुर्शीद कुली खान, जो यहाँ का क्या है, नवाब है। अब मुर्शीद कुली खान जो नवाब है वो गुस्सा जाता है कि आपने इतनी सारी छूटें दे दी हैं, अब ये हमारे हाथ पे क्या हो जाएगा, बंगाल निकल जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों का इतिहास रहा है कि ये जहां जहां रहे हैं उसको क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से चौपट कर दिया है। तो यहां पे अब आपकी जो अगली स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि मुर्शीद कुली खान पहुंचता है किसके पास, फर्रुखियर के पास, और बोलता है ये जो आपने फरमान दिया है इसे क्या कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए। तो यहाँ पे फर्रुखियर मना कर देते हैं, मैं मुगल बादशाह हूं, एक बार दिए गए फरमान को मैं वापस नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं अगर वापस नहीं कर सकते हो तो याद रखिएगा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि इन अंग्रेजों ने आज तक जहां जहां पे एंट्री की है उसे क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फर्रुखियर है ये मुर्शीद कुली खान से कहता है यार मैं तो इस सुनहरा फरमान को निरस्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई हमको दूसरा रास्ता बताओ। उन्होंने कहा आप बंगाल को किसको दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, और मैं वहां पे जो भी दिक्कत होगी उसे सही कर दूंगा। अब यहां पे आप देखोगे जो बंगाल है वो मुगलों से स्वतंत्र हो रहा है, और मुगल जानते भी थे हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम इस बंगाल को अपने पास संभाल कर रख पाए, क्योंकि जो बंगाल है अपनी भौगोलिक दृष्टि के कारण सभी का क्या बना हुआ था, एक अच्छी जगह बनी हुई थी। सभी कोशिश कर रहे थे इस पे हम क्या कर लें, कब्जा कर लें। अब यहाँ पे होता यह है कि कहानी शुरू हो जाएगी भैया हमारी बंगाल की। किसकी कहानी शुरू हो जाएगी, बंगाल। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, किसको देखोगे, मुर्शीद कुली खान। पहला जो हमारा बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खान था, जो 1717 में बन रहा है। वो कब तक रहता है, 27 तक। फिर मुर्शीद कुली खान के बाद जो अगला है, अगला हमारा बनता है भैया कौन, सुजाउद्दीन। कौन बन गया, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन है वो हमारा रहता है 1727 से 39 तक। अब यहाँ पे जो तीसरा है वो हमारा है सरफराज। सरफराज कब तक रहता है, 39 से 40। फिर उसके बाद जो चौथा है वो हमारा कौन रहता है, अली वर्दी खान। जो अली वर्दी खान है ये रहता है 1740 से 55। फिर उसके बाद जो पांचवा है अली वर्दी खान के बाद कौन है ना, सिराजू दौला। सिराजू दौला के बाद आप देखोगे ये 1756 से 57 तक। फिर उसके बाद कौन आता है, मीर जाफर, जो 1757 से कब तक रहता है भैया, 60 तक। मीर जाफर के बाद आप देखोगे किसको, मीर कासिम को। तो ये मीर कासिम कब रह रहे हैं, 1760 से
63 तक। फिर उसके बाद हमारा जो नवा आता है फिर से मीर जाफर। जो मीर जाफर है ये कब तक रहेगा? 63 से 65। तो अगर देखें यहां से भैया हमारा क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, तो आप देखोगे मुर्शीद कुली खान से जो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन रहा है, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक है ना, बंगाल का प्रथम नवाब। चलो भाई, फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खान। फिर दूसरे नंबर पे अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि 1719 पर उड़ीसा पर कब्जा करने वाला कौन था? मुर्शीद कुली खान था। फिर हम देखेंगे सुजाउद्दीन को। सुजाउद्दीन क्या करता है? 1733। क्या चीज भैया? 1733। 1733 में ये कब्जा कर लेता है किस पे? है ना, बिहार पे। सॉरी, अपना 1719 में किस पे कर चुका है? ये बिहार में कर चुका है। अब ये अरे यार यहाँ पे क्या होगा? उड़ीसा होगा। फिर उसके बाद 1733 में बिहार में, और बिहार में जब ये कब्जा करता है तो याद रखना सुजाउद्दीन नहीं कर रहा है, कब्जा कौन कर रहा है? मोहम्मद शाह रंगीला कर रहा है। और मोहम्मद शाह रंगीला यहां पे कब्जा करके बिहार पे किसको दे देता है? सुजाउद्दीन को। जब यहां पे कब्जा कर रहा है मोहम्मद शाह रंगीला, तो यहां का जो सूबेदार है वो कौन है? अली वर्दी खान। कौन है? अली वर्दी खान। अब अली वर्दी खान से इन्होंने ये जगह क्या कर लिए? छीन लिए। अब यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। अली वर्दी खान देख रहा है कि 1733 में उसका बिहार निकल करके किसके हाथ में चला गया है? सुजाउद्दीन के हाथ में। अब वो सही समय का इंतजार कर रहा है कि कब सही समय मिले और इसको मैं अपने कब्जे में कर लूं। अब यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है और सही समय उसको मिलता है 1740 में। और यही अली वर्दी खान 1740 में किसकी हत्या कर देता है? सरफराज की हत्या कर देता है। और 1740 में स्वयं क्या बन जाता है? बंगाल का नवाब। अच्छा एक चीज याद रखना, जब ये सरफराज की हत्या कर रहा है तो यहां पे एक छोटा सा युद्ध होता है अली वर्दी खान और सरफराज के बीच में, जिसे आप बोलते हो गिरिया का युद्ध। क्या बोलते हो? गिरिया का युद्ध। और अच्छा यहां पे एक बहुत अच्छी चीज ये होती है, आप यहां पे देखोगे कि गिरिया के युद्ध में सरफराज की हत्या हो रही है। क्या हो रही है? और सरफराज की हत्या करने वाला कौन था? अली वर्दी खान। अब यहां पे मोहम्मद शाह रंगीला कोई भी एक्शन नहीं लेगा किसके खिलाफ? अली वर्दी खान के खिलाफ। उसका कारण है क्योंकि 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला को तोड़कर चला गया था नादिर शाह। करनाल की लड़ाई हुई थी और बहुत ज्यादा हानि हो गई थी मुगल साम्राज्य को। अब उसे पैसों की जरूरत थी। उसके बाद जब अली वर्दी खान हत्या करता है किसकी? सरफराज की। तो यहां पर अली वर्दी खान मोहम्मद शाह रंगीला को पैसे दे देता है कि भाई हम यहाँ के अगले नवाब बन रहे हैं, आप यहाँ पे अपना मुंह बंद रखिए, आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको पैसा भेजते रहेंगे। और 1755 में आपकी मृत्यु हो जाती है अली वर्दी खान की। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अली वर्दी खान की जब मृत्यु हो रही है तो इनका कोई भी बेटा नहीं था। अब इनका जब कोई बेटा नहीं है तो इनकी भैया कितनी बेटी थी? 3 बेटी थी। अब उन्हीं 3 बेटियों में से एक बेटी जो पटना वाली है, एक ढाका में थी, एक पटना में थी, एक पूर्णिया में थी। अब जो पटना वाली बेटी है उसी का बेटा होता है सिराजुद्दौला। कौन होता है? और वही सिराजुद्दौला अब क्या करेगा? बंगाल का अगला नवाब बनेगा। अच्छा इसी समय क्या होता है? ये कौन सा समय चल रहा है भैया? 56 वाला। इसी समय आप देखोगे कि आपका तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होने वाला है। क्या स्टार्ट होने वाला है? तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, है ना। अब ये जो आंग्लो कर्नाटक युद्ध है ये भैया किसके किसके बीच हो रहा था?
अंग्रेज वर्सेस फ्रांस के चलते, है ना। अब इनके बीच जब युद्ध होने की बारी आती है तो हमने देखा था कब हुआ था, 1757 से 63, है ना, सप्तवर्षीय युद्ध। अब यहां पे बंगाल की जमीन पर आप देखोगे अंग्रेज और फ्रांस दोनों मौजूद हैं, और ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने जो कोठियां हैं वहां पर तोपे लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे सिराजुद्दौला एक दिन निकलता है अपने भ्रमण के लिए राज्य के, तो देखेगा कि क्या लगा दी गई है, तोपे लगा दी गई हैं। तो फ्रांस और अंग्रेज दोनों को चेतावनी देता है कि तोपे भैया हटा दो, युद्ध करना है। तो भैया हमारा क्या बिहारी मिला, ये सॉरी बंगाली मिला है, तुम बंगाली में सारा तांडव मचाओगे, ये हटाओ यहां से इतनी बड़ी बड़ी तोपें। तो यहां पे आप देखोगे फ्रांस तो मान जाता है लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार नहीं है। तभी यहां पे ये एक्शन लेते हैं सिराजुद्दौला। तो इसी दौरान एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्लैक हॉल। क्वेश्चन पूछा जाता है जब ब्लैक हॉल की घटना हो रही है, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। ब्लैक हॉल की घटना में क्या होता है, 146 अंग्रेजों को 14x18 के कमरे में बंद कर दिया जाता है, और अगली सुबह जब दरवाजा खोला जाता है तो कितने लोग बच रहे हैं वहां पे, 23 लोग बच रहे हैं। कितना है, 2 और 3 23 लोग। अच्छा, वहां पे खासियत ये होती है कि उस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ कितनी खिड़कियां हैं, 3 खिड़कियां हैं, और तीनों खिड़कियां कैसी, बहुत छोटी होती हैं, बहुत ऊंचाई पे होती हैं। तो वहां पे उन लोगों को ना तो सूरज की रोशनी देखने को मिलती है और ना ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। अब आप देख लो 14x18 का कमरा, और खिड़कियां भी कितनी, 3, 146 लोग, 14x18 का कमरा। अब यहां पे जब अगली सुबह खोला जाएगा तो देखा जाएगा कितने लोग बचे हैं, 23। इन्हीं 23 में से एक व्यक्ति होता है हॉलवेल। तो यही हॉलवेल ब्लैक होल की घटना की व्याख्या करेगा, और इसी के चलते ही आप एक युद्ध देखोगे, प्लासी का युद्ध, जो कि सिराजुद्दौला और किसके बीच में होता है, और इसे जीतने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में एक चीज होती है कि सिराजुद्दौला का तोपची होता है मीर जाफर। कौन होता है, ये मीर जाफर क्या करेगा, सिराजुद्दौला से गद्दारी कर जाएगा, क्योंकि यहां पे रॉबर्ट क्लाइव बोलता है मीर जाफर को कि अगर तुम हमारा साथ दो तो सिराजुद्दौला को हरा करके हम अगला नवाब किसे बना देंगे, तुम्हें बना देंगे। तो ये तोपची प्रधान मीर जाफर सिराजुद्दौला से गद्दारी कर गया, और 1657 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा करके 1757 में क्या कर रहा है, अगला जो हमारा नवाब है वो किसे बना रहा है, मीर जाफर को। अब यहां पे खेल हो जाएगा कि 1760 तक तो सब कुछ ठीक रहता है, 57 से 60 सब कुछ ठीक है, लेकिन 1760 में एंट्री होती है मीर कासिम की। किसकी एंट्री हो रही है, मीर कासिम जो है किसका दामाद है, मीर जाफर का। ये फिल्मी स्टाइल में एंट्री करता है, रॉबर्ट क्लाइव से कहता है मीर जाफर जो कि मेरा ससुर है, उसे बंगाल के नवाब पद से हटा दीजिए, आप हमें बना दीजिए। और यहाँ पे वो 2 बक्सा लेके आता है, एक बक्से में पैसा होता है तो दूसरे बक्से में सिराजुद्दौला का सर होता है, क्योंकि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हो रहा है उसमें सिराजुद्दौला भाग जाता है। अब यहां पे जो रॉबर्ट क्लाइव है वो लगातार अभियान चला रहा है कि भैया कैसे भी करके सिराजुद्दौला को क्या करें, हम मार दें, लेकिन यहां पे कोई भी अभियान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और तभी 1760 में जो आपके रॉबर्ट क्लाइव की सबसे बड़ी समस्या थी उसका समाधान कौन कर रहा है, मीर कासिम कर रहा है। मीर कासिम सिराजुद्दौला का सर लेके आता है और दूसरे उसमें बक्से में पैसा भर के लाता है और रॉबर्ट क्लाइव के सामने लाकर रख देता है, क्योंकि यहां पे मीर कासिम को पता है कि रॉबर्ट क्लाइव कैसा है, लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो कहता है इस सर से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं क्या हूं, वीर हूं, और पैसों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं लालची नहीं हूं। अब यहां पे रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मीर जाफर को 1760 में क्या करेगा, मीर कासिम को नवाब बना देता है, मीर जाफर को हटा देता है। और 1763 में आपका मीर कासिम, एक व्यक्ति है अंग्रेज के सेनापति मिस्टर एलिस की क्या कर देता है,
हत्या कर देता है और हत्या करके भाग जाता है कहां पे? अवध। जब अवध में जाता है तो अवध का नवाब कौन है भैया? सुजाउद्दौला है। कौन है भैया? सुजाउद्दौला है। अब यहां पे देखो सुजाउद्दीन की बात करोगे तो हमने देखा था सुजाउद्दीन कौन था? मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन तो थे। तो यहां पे क्या है? सुजाउद्दौला। यहां पे आपको जो 3 नाम है जो सबसे ज्यादा कुछ परेशान करेंगे वो तो देखो भाई, एक हमारा मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर, मीर कासिम और मीर मदान। यहां पे आप देखोगे पहला जो है वो है मीर जाफर। मीर जाफर कौन होता है भैया? सिराजुद्दौला का तोपची। फिर यहां पे जो अगला है वो है मीर कासिम। कौन है भैया? मीर कासिम। जो ये मीर कासिम है ये कौन है भैया? इस मीर जाफर का दामाद है। और जो मीर मदान है ये मीर मदान ईमानदार और विश्वसनीय सेनापति किसका होता है? सिराजुद्दौला का, है ना। मीर जाफर भी सेनापति और मीर मदान भी सेनापति है। ये पैदल चलने वाली सेना का होता है और ये तोप वाली सेना का होता है। ये होता है गद्दार जो सिराजुद्दौला से गद्दारी कर गया। लेकिन मीर मदान कौन होता है? ये वफादार होता है और इसकी जान भी चली जाती है प्लासी के युद्ध के दौरान। तो यहां पे मीर जाफर जो 1757 में बन रहा है, 1760 में उसी के दामाद के द्वारा हटा दिया जाता है। और दामाद जो आपका 1760 में बन रहा है मीर कासिम बंगाल का नवाब, वो कब तक रहता है? 63 तक। क्योंकि 63 में मीर कासिम के हाथों हत्या हो जाती है सेनापति एलिस की। अब आप देखोगे कि एलिस को हत्या करके ये मीर कासिम डायरेक्ट किसको चैलेंज कर देता है? अंग्रेजों को। अब यहां पे एलिस के जो है हत्या के कारण मीर कासिम के पीछे अंग्रेजी सेना लग जाती है। अब ये बंगाल भाग के तो नहीं जाएगा, ये सीधे कहां पहुंचता है? अवध के नवाब के पास पहुंचता है जो कि हैं सुजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला से कहता है कि आप हमारी मीटिंग फिक्स करवाओ। आप हमारी किससे मीटिंग फिक्स करवाओ? आप हमारी मीटिंग फिक्स करवाओ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। अब यहां पे ये बता नहीं रहा है कि मैं एलिस को मार आया हूं, मैं भाग कर आया हूं। ये कह रहा है मेरी मीटिंग आप फिक्स करवाओ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से, और मुझे उनसे बात करनी है कि अगर वो एक बार मुझे परमिशन दे दे तो मैं अंग्रेजों को नस्ते नाबूद कर दूं। तो यहां पे सुजाउद्दौला कह रहा है जाओ बगले वाले कमरे में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। तो वहां पे जब जाके देखते हैं तो आपका शाह आलम बैठा होता है और बोलता है कि सुअर कहीं के तुमने क्या किया? मीर कासिम से कहता है तुमने एलिस को जब खत्म किया उसके बाद तुम तो फरार हो गए। अब यहाँ पे शाह आलम यानी मेरे पास अंग्रेजी सेना आती है और मुझको लात घूसा मार के जाती है और कहती है कहाँ छुपा कर रखा है तुमने मीर कासिम को, और तुम अब मुझसे मिलने यहाँ पे आए हो। तो यहाँ पे एलिस कहता है इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा हमसे भी बुरी है, इनको तो अंग्रेज आ करके घर में लतिया के जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब सबका एक ही दुख है। तो यहाँ पे अब एक क्या होती है, शाह आलम जो मुगल बादशाह हैं और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, यहाँ पे इन तीनों के बीच में क्या होती है? संधि होती है। मीर कासिम ये इस गुट को कहा जाता है त्रिगुट, ठीक है। तुरंत यही खबर पहुंच जाती है अंग्रेजों के पास कि जो मीर कासिम है वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास छुपा बैठा है। अब यहां से सेना निकल पड़ती है। अब 1764 में इस सेना का सेनापति कौन है? हेक्टर मुनरो। और तभी इनको सूचना मिलती है कि भैया अंग्रेज हमारी ओर आ रहे हैं। तो यहां सुजाउद्दौला कहेगा भाई देखो ये जितना बवाल है ये हमारे राज्य के बाहर कहीं और लड़ते हैं चल करके। तो यहां से ये तीनों अपनी सेना लेकर निकल लेंगे। वहां पे ट्रैक्टर में बैठ करके कौन आ रहा है? हेक्टर मुनरो आ रहा है। अब इनकी जो भिड़ंत है 1764 में बक्सर के युद्ध में होती है, ठीक है। ये जो त्रिगुट है, त्रिगुट में कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम, फिर आपका सुजाउद्दौला अवध नवाब, और ये भगौड़ा मीर कासिम जो एलिस को मारकर भागा हुआ है।
अब यहां पे 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिस पे शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम और अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य युद्ध होता है। और यहां पर आप देखोगे ये तीनों के तीनों हार जाते हैं और हाँ, मीर कासिम तो यहीं से खत्म और शुजाउद्दौला और शाह आलम को छोड़ दिया जाता है। अब यहां पे आप देखोगे कि 1765 में होती है क्या? इलाहाबाद की संधि। जो इलाहाबाद की संधि है ये होती है आपका रॉबर्ट क्लाइव। यहां पे रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बुलाया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि में आप देखोगे किस तरह शुजाउद्दौला से कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर के किसको दे दिया जाता है? शाह आलम को। और शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए लिए जाते हैं, जिनमें से 24 लाख किसको दे दिए जाते हैं? शाह आलम को। और 26 लाख रुपए दबा देता है कौन? 24 लाख रुपए कौन दबा देता है? रॉबर्ट क्लाइव। अब यहां पे एक चीज और होती है, चुनार का किला। जो चुनार का किला है वो शुजाउद्दौला से कौन ले लेते हैं? अंग्रेज, और अपने पास रख लेते हैं। और शाह आलम से अंग्रेज कौन सी जगह ले लेते हैं? कड़ा कड़ा इलाहाबाद तो इन लोगों ने दे दिया, अब ले रहे हैं अंग्रेज। तो कौन सा एरिया होता है? उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये एरिया इन्होंने अपने पास ले लिया। अब यहां से कहानी, अच्छा इसी के पैरेलल में भी आपने देखा ये कहानी हमारे बंगाल के नवाबों की चल रही थी। तो वहीं पे इसी के पैरेलल में हमारे पेशवा भी गदर काटे हुए थे। तो हाँ, मराठा पेशवा। तो यहां पे अगर आप समझोगे तो जो मराठा पेशवा की स्टार्टिंग करेंगे वो हम किससे करेंगे भैया? है ना, जो हमारे पहले होते हैं बालाजी विश्वनाथ। जो बालाजी विश्वनाथ हैं ये कब बन रहे हैं? 1713 में। और कब तक रहते हैं भैया? 1720 तक। फिर जो दूसरे बन रहे हैं वो हमारे बनते हैं बाजीराव, है ना, प्रथम मस्तानी वाले। बाजीराव मस्तानी वाले यही थे जो 1720 से लेकर के 40 तक हैं। फिर जो तीसरे आप देखोगे, तीसरे देखोगे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, जो बालाजी बाजीराव हैं ये रहेंगे 1740 से 61 तक। फिर उसके बाद बालाजी बाजी के राव के बाद जो आपके अगले हैं वो होते हैं माधव राव। जो माधव राव हैं ये रहते हैं 1761 से 72 तक। और माधव राव की मृत्यु जब 72 में हो जाती है तो अगला बनता है हमारा नारायण राव। लेकिन नारायण राव की हत्या जो है 1773 में कर दी जाती है इन्हीं के चाचा रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव खुद को अगला पेशवा बना देता है 1773 में, जो कुछ ही समय तक रह पाता है। लेकिन आपके महानंद जी सिंधिया और नाना फडणवीस के दबाव के कारण ये यहां से क्या कर दिया जाता है? पद से हटा दिया जाता है। अच्छा, रघुनाथ राव का कारण था हत्या करने का किसको? नारायण राव को। क्योंकि इसे पता था कि जो नारायण राव है, नारायण राव के बाद पेशवा बनने का अगर कोई अधिकारी है तो वो मैं हूं, उत्तराधिकारी। क्योंकि अगला जो पेशवा बनने का दावेदार था वो एक क्या था? शिशु था। और शिशु पेशवा नहीं बन सकता था। अब आप देखोगे रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या करता है और यहां से रघुनाथ राव जब अगला पेशवा बनता है तो महान जी सिंधिया और नाना फडणवीस जानते थे कि जो व्यक्ति हत्या कर सकता है वो कभी भी राज का भला नहीं कर सकता। इसलिए अगला जो 7वें नंबर पे रघुनाथ राव के बाद जो अगला बन रहा है वो नारायण राव का जो शिशु है कौन था भैया? माधवराव सेकंड। ठीक है। अब आप देखोगे जब नारायण राव को हटा दिया जाता है, रघुनाथ राव को हटा दिया जाता है महान जी सिंधिया और नाना फडणवीस के माध्यम से,
और अगला पेशवा शिशु को बना दिया जाता है। यह बात रघुनाथ राव को बहुत खराब लगती है। क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक शिशु मुझसे ज्यादा बेहतर है? तो यहां पे आप देखोगे ये रघुनाथ राव किससे मिल जाता है जाकर के? अंग्रेजों से मिल जाता है, बंबई वाले। और वहां पे रघुनाथ राव संधि करता है 1775 में। कौन सी? सूरत की संधि, जिसके चलते आप देखोगे कौन सा युद्ध होता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चल रहा है भैया? 1775 से 82 चल रहा है। फिर उसके बाद जो अगला युद्ध है, कौन सा भैया? अगला युद्ध अभी आप देखोगे अगला युद्ध भी होगा। अब माधवराव जो रहता है वो रहता है 1774 से लेकर के 96 तक। और 96 तक आते आप देखोगे कि महान जी सिंधिया की 1795 में हो गई मृत्यु। और नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी? 1800 में। तो यहां पे माधवराव सेकंड जो है वो 1796 में हट जाता है। और उसके बाद माधवराव सेकंड के बाद जो अगला पेशवा बनेगा वो कौन बनेगा भैया? बाजीराव सेकंड, जो कि पुत्र किसका है? इसी गद्दार रघुनाथ राव का। तो यहां पे अगला जो पेशवा है वो आप बनते देखोगे बाजीराव सेकंड को। ठीक है। और बाजीराव सेकंड जो है ये रहता है 1796 से 1818 तक। अब जहां पे गद्दार इसका पिता जो है रघुनाथ राव, ये कारण बना था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, वहीं पे उसी का बेटा बाजीराव जो सेकंड है ये कारण बनेगा सेकंड और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक है। और जब थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में बुरी तरह मराठाओं की हार होती है तो इस बाजीराव सेकंड को कहां पे भेज दिया जाता है भैया? कानपुर के बिठूर में। और कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है। उन्हें पता था अगर ये व्यक्ति महाराष्ट्र में रहेगा तो ये फिर से हमारे ऊपर हमला, हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो यहां पे जो बाजीराव सेकंड है वो आगे क्या करता है? कोई कार्यवाही ना कर पाए इसके लिए उसको कहां भेज दिया गया? कानपुर के बिठूर में। और अंग्रेज कहते हैं हम आपको कितना रुपया देंगे? 8 लाख रुपए पर ईयर, ये आपकी पेंशन होगी। और 1853 में इनकी हो जाती है मृत्यु। अब इनका कोई बेटा नहीं है। इनका क्या? कोई बेटा नहीं है। इनका एक गोद लिया बेटा होता है जिसका नाम होता है नाना साहब, जो 1857 की क्रांति में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पे एक चीज समझना यह है कि जो हम प्रथम पेशवा देख रहे हैं यहां पे, पेशवा पहले भी होते थे, पेशवा पहले भी होते थे, लेकिन सबसे प्रभावशाली पेशवाओं की जो लिस्ट स्टार्ट होती है उसमें बात करें तो प्रथम पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। अंतिम पेशवा कौन है ना? बाजीराव सेकंड। अगर बात किया जाए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कौन था? बालाजी बाजीराव। उसके बाद किसके लिए बार भाई की स्थापना हुई थी? एक बार भाई परिषद, है ना? आपको याद होगा ये जो रघुनाथ राव है ये इस चक्कर में रहता है कि अगला कौन है? शिशु। शिशु तो बन नहीं सकता है, जिसके कारण इसने किसकी हत्या की थी? नारायण राव की। तो यहां पे रघुनाथ राव को हटा करके शिशु को जब पेशवा बनाया जाता है तो वो शिशु होता है हमारा कौन? ये शिशु। तो इसी माधवराव सेकंड को सहायता प्राप्त करवाने के लिए बार भाई, कितनी भाई भैया? बार भाई परिषद की स्थापना होती है, जिसका काम होता है माधवराव सेकंड जो पेशवा बना है उसे सलाह देना। अब यहीं से आप देखोगे कि जो नाना साहब हैं, आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति में ये नाना साहब कहां की क्रांति का आंदोलन कर रहे हैं? कानपुर से विद्रोह कर रहे हैं। तो यहां पे आपको याद होगा राज झड़प नीति आ जाती है। और राज झड़प नीति ये बोलती है
दत्तक पुत्र और हमारा नाबालिग कोई अगर पुत्र है उसे हम शासन में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं देंगे। जब तक 1853 तक ना ये आपके बाजीराव सेकंड जिंदा रहे तब तक तो इन्हें पेंशन मिलती रही, लेकिन जब 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका जो दत्तक पुत्र है नाना साहब उसे पेंशन नहीं मिलती है, जिसके कारण से क्या होता है आप देखोगे 1857 में यही नाना साहब क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो यहां पे मराठाओं में जो सबसे दो नालायक व्यक्ति हमने देखा वो बाप बेटे थे। कौन थे? जो बाप था वो रघुनाथ राव है ना, जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध करवाया था अपने फायदे के लिए, अंग्रेजों से मिल गया था। वही जो दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो करवाने वाला रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव सेकंड है। और उसी बाजीराव सेकंड का कोई पुत्र नहीं होता, एक दत्तक पुत्र होता है जिसका नाम क्या है भैया, नाना साहब, है ना। और यही से आपका जो नाना साहब है भैया, नाना साहब के बचपन का क्या नाम था, धोंदू पंत। और इन्हीं नाना साहब का एक बहुत खास सहयोगी होता है जिसका नाम होता है तात्या टोपे। अच्छा, अब यहां से आप देखोगे जब 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है तो 1857 की क्रांति के समय में वो पुरानी बंदूक का क्या नाम होता है, ब्राउन बेस। क्या नाम होता है, ब्राउन बेस। और ब्राउन बेस किस पे बदल दी जाती है, एनफील्ड राइफल में। अच्छा, ये जो काम हो रहा है ये आपने देखा होगा कौन से समय में हो रहा था, 1856 के दिसंबर में, और 1857 के जनवरी में ये खबर बाहर आती है। कहां पे, दमदम में, लेकिन इसे दबा दिया जाता है। फिर 1857 के फरवरी में खबर बाहर आती है, कहां, बहरामपुर में। और ये जो बहरामपुर और दमदम है ये आज के कहां पे हैं, बांग्लादेश में। कहां पे हैं, बांग्लादेश में है। लेकिन यहां पे खबर आगे नहीं बढ़ पाती, उसे दबा दिया गया। फिर आप यहां पे देखोगे 1857, क्या भैया, 1857 की एक घटना होती है मार्च के महीने में, जहां पे हमने देखा था छोटू के द्वारा एक खबर बाहर आ जाती है जिसके कारण से 29 मार्च 1857 को आपके मंगल पांडे, जो कि कौन सी बटालियन के, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन बैरकपुर के एक सैनिक हैं, वो दो व्यक्तियों की हत्या कर देते हैं, है ना, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट हुसैन। यहां पे ये बाग और हुसैन की हत्या कर देते हैं, जिसके चलते इन्हें क्या हो रहा है, 29 मार्च को तो हत्या कर दी, अब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को हो जाती है फांसी। अब इनकी फांसी के बाद आप देखोगे कि अगली जो हमारी कहानी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी मई के महीने में, जहां पे 10 तारीख को बैरकपुर की एक जो भारतीय रेजिमेंट है वो दिल्ली की ओर रुख करेगी और 11 तारीख को दिल्ली पहुंचती है। ये मई महीने की बात है। और 12 मई को ये रेजिमेंट क्या कर लेगी, कब्जा कर लेगी। और जिसके चलते 12 मई को ये दिल्ली पे कब्जा करके बहादुर शाह जफर से मिलती है और बहादुर शाह जफर को अपना क्या बना देती है, विद्रोह का नेता बना देती है। और यहीं पर जो आपके बहादुर शाह हैं यही क्या करेंगे, अपना प्रमुख किसको बना देंगे, बख्त खान अपने सेनापति को, तुम जाओ लड़ो जाकर इन सेना का क्या करो, सहयोग करो। तो यहीं पे बहादुर शाह जफर ने अपने सेनापति बख्त खान को किसकी उपाधि दी थी, साहबे आलम की उपाधि दी थी। अब आप देखोगे कि 12 मई को ये क्रांति स्टार्ट होती है और सितंबर को आते आते 1857 के सितंबर में इस दिल्ली से उठी क्रांति को कौन समाप्त कर देता है, निकलसन और हडसन। अच्छा, यूं तो शामिल और भी जैसे राज्य हैं आप उनको भी देखोगे, जैसे कि झांसी, हमारा झांसी हो गया, बरेली हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, कानपुर हो गया, ये आपका ग्वालियर हो गया। लेकिन
उनको सेना से आप बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए थे। यहाँ पे एकमात्र ऐसे बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के वो शासक थे, जो आपने देखा कि बाहर आ रहे हैं और आपके इन जो मेरठ की रेजिमेंट है भारतीय, उसकी क्या कर रहे हैं, हाँ, उसकी मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया है, तो सब अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए आगे आएंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे किसको, सबसे पहले आप देखते हो, कोई भी जगह देख लेते हैं, जैसे झांसी से नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। फिर आप देख सकते हो ग्वालियर से कौन था भैया, तात्या टोपे। फिर तीसरा हम देख लेते हैं किसको, बरेली से कौन था, खान बहादुर खान। फिर आप चौथा देख सकते हो भैया इलाहाबाद प्लस बनारस से कौन था, लियाकत अली खान। फिर आप ले सकते हो इलाहाबाद और बनारस के बाद, है ना, कानपुर से कौन था भैया, नाना साहब वही है जो पीछे आपने देखा बाजीराव, है ना, द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र थे। अब यहाँ पे पांचवें में कानपुर से आपने नाना साहब को देखा। फिर आप देखोगे छठवें में किसको, लखनऊ, है ना, लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल। फिर आप देख लोगे जगदीशपुर, जो कि कहाँ पे है, बिहार में। हमारा झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, बरेली हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ, जगदीशपुर हो गया जो कि बिहार में है। अगला हो गया हमारा फैजाबाद से हमने देखा था मौलवी अहमदुल्ला वह थे जिनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। फिर आप देख लोगे दिल्ली, किसको देख लोगे, दिल्ली से हमने देखा था बहादुर शाह जफर और उनके सेनापति बख्त खान। इन्होंने, आपके बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को किसकी उपाधि दी थी, हाँ, साहिबे आलम की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद यहां पे लमसम आकर के यहां पे क्या हो गई, इसकी समाप्ति हो गई। अच्छा, यहां से एक चीज ये समझ में आ जाता है, अंग्रेजों को हमने कभी सोचा नहीं था कि ये भारतीय हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे, लेकिन इन्होंने विद्रोह कर दिया। कहीं ऐसा ना हो आगे चल को, लेकिन गनीमत ये रही, इन्होंने जब विद्रोह किया तो ग्वालियर वाले ने कानपुर वाले की कोई सहायता नहीं की, और कानपुर वाले ने, देखो अपना एक छूट गया, लखनऊ अच्छा है, लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत। ये कानपुर वाले ने लखनऊ की कोई सहायता नहीं की, सब अलग अलग लड़े, इसीलिए इनकी हार हुई। अगर कहीं ये एक साथ हम पे अटैक कर देते तो हमारा तो काम खत्म था। तो यहां पे आप देखोगे 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो, और अंग्रेजों को ये करना था कि कैसे भी करके भारतीय युवाओं के मन में क्या चल रहा है उसका पता हमें चल जाए। इसके लिए एक चाल चलते हैं और ये अस्तित्व में किसको लाते हैं, कांग्रेस को, जिसकी स्थापना हो रही है 1885 में, है ना। अब 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हो रही है, इसको देखोगे, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भैया, ए.ओ. ह्यूम थे। जो ए.ओ. ह्यूम है, इसकी स्थापना कब हो रही है, 28 दिसंबर 1885। इस दौरान यहाँ का जो हमारा वाइसरॉय था, ये कौन था भैया, डफरिन था। कौन था, डफरिन था। उसके बाद देखोगे कहां पे स्थापना हो रही भैया, गोकुलदास तेजपाल, है ना, संस्कृत महाविद्यालय। फिर उसके बाद आप देखोगे कि पहली बैठक के जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है, W.C. बैनर्जी कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखोगे ये जो पहली बैठक हो रही है, कहां पे हो रही है, बंबई में। एक्चुअली में ये बैठक कहां पे होनी थी, पुणे में, लेकिन ये पुणे में ना होकर बंबई में क्यों हो रही है, प्लेग नाम की बीमारी के वजह से हो रही है। फिर यहां पे आप देखोगे कि बंबई में 1885 में पहली बैठक हो गई, और इस बैठक में कुल पहुंचने वाले सदस्य कितने थे, हमारे 72 सदस्य थे। कितने, 72। याद रखना, एक 72 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दूसरा हमारा 78।
72 लोग कांग्रेस की पहली बैठक में पहुंचे थे और 78 लोग, है ना, आप देखे थे दांडी यात्रा में पहुंचे थे। ठीक है, अब इसके बाद से आप देखोगे कि एक के बाद एक अधिवेशन हो रहे हैं और हर अपने अधिवेशन की क्या होती है, एक अध्यक्ष होती है और एक ना कोई एक खासियत आपको निकलकर सामने आएगी। अच्छा, एक चीज और होती है, पहले की 4 अधिवेशन में आप देखोगे कि जो अध्यक्ष बन रहे हैं वो अलग अलग वर्ग से बन रहे हैं, जिसके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश होती है कि कांग्रेस किसी भी पर्टिकुलर एक जाति की या धर्म की नहीं है। पहली जो बैठक होती है वो 1885 में होती है, दूसरी बैठक आपने देखा 1886 में, तीसरी 1887 में और चौथी 1888 में। जो पहली है, पहली का बैठक का कहां पे हो रही भैया, हमने देखा था बंबई, है ना, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। तो यहां पे आप देखोगे पहली बंबई है, बंबई के ही जस्ट अपोजिट में आप देखोगे कलकत्ता, फिर उसके 1887 में आप देखोगे, है ना, मद्रास। मद्रास के बाद ऊपर किसको देखोगे आप, इलाहाबाद को। जो पहली बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे भैया, हमारे WC बनर्जी कर रहे थे। वही दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन कर रहा था भैया, हमारा दादा भाई नेरोजी कर रहे थे। अब दादा भाई नेरोजी के बाद आप देखोगे 1887 में अध्यक्षता कौन कर रहा था, बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में कौन करता है, जॉर्ज यूले। WC बनर्जी हमारे भारत के जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है उसके पहले अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम फारसी थे, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे, और ये जो जॉर्ज यूले थे, है ना, जॉर्ज यूले से बन सकता है प्रथम ईसाई बन सकता है, प्रथम गैर भारतीय बन सकता है, प्रथम अंग्रेज बन सकता है, प्रथम यूरोपीय बन सकता है, प्रथम फॉरेनर बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको जॉर्ज यूले को लेकर बन सकते हैं। फिर अगला जो आपको याद रखना है वो 1896 का अधिवेशन और 1911 का अधिवेशन। जो 1896 का अधिवेशन था ये कहां हो रहा था, कलकत्ता में। 1911 का कहां हो रहा था, कलकत्ता का। यहां की खास बात थी आपके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था और यहां पे राष्ट्रगान को। तो 1896 वाले के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं कौन भैया, रहीमतुल्लाह सयानी, और 1911 वाले के अध्यक्ष होते हैं पंडित विश्व नारायण धर। फिर उसके बाद आप देखोगे 1905, 1906 और 1929 यहां पे, ये कहां पे हो रही थी भैया, बनारस। कल जब हमने बात की थी गोपाल कृष्ण गोखले की, किसकी बात की थी, हमने देखा था गोपाल कृष्ण गोखले ने एक 1905 में ही एक संघ बनाया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमने एक बात की थी 1905 वाला वर्ष किसके लिए था, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, महात्मा गांधी के। और गोपाल कृष्ण का गुरु कौन था, एमजी रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही किसके गुरु थे, बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक बहुत फेमस है, क्या नाम है, गीता रहस्य। ठीक है, अब आप यहां पे अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अब यहां पे देखोगे 1905 में बनारस हो गया, 1906 में आप देखोगे कलकत्ता हो गया, 1929 में देखोगे आप लाहौर हो गया। जो 1905 है, 1905 में आपने बनारस में देखोगे अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले को, 1906 में कलकत्ता में आप देखोगे दादा भाई नेरोजी को, 1929 लाहौर में देखोगे आप जवाहरलाल नेहरू को। यहां की खास बात थी यही से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन भैया किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और बंगाल विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, है ना। अब यहां 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जिसकी दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें खास बात थी आपका स्वराज्य की मांग।
ठीक है। अब यहां पे आप सिर्फ पूछे स्वराज की मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में हो रही है? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला आता है वो 1929 आता है, जिसकी आप अधिवेशन लाहौर में हो रहा है, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। यहां पे खास बात होती है पूर्ण स्वराज की मांग। और यहीं से आप देखोगे लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ही गांधी जी को राष्ट्रीय प्रमुख बना दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रमुख किसको बना दिया जाता है? हमारे आंदोलन का महात्मा गांधी को। क्योंकि 1924 में बेलगाम की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करके गांधी जी ने अलविदा कह दिया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को, है ना, क्या 5 फरवरी 1922 को जो कांड होता है, अच्छा चौरी चौरा कांड को एक बात समझना, जो 4 फरवरी को ये जो घटना होती है ना, 1922 को भैया, ये 1:30 बजे होती है। कितने बजे होती है? 1:30 बजे मार्केट में हलचल होती है, जिसके चलते रात तक आते हुए क्या होता है, स्टेशन को जला दिया जाता है। और 5 फरवरी को इसकी केस दर्ज होता है FIR के फाइलों में। तो यहां पे आपको 5 फरवरी भी देखने को मिलेगा और 4 फरवरी भी देखने को मिलेगा। यहां पे अगर कभी भी ऐसी डेट आ जाए कि दोनों फंस जाए, तो आप किसको प्रायोरिटी देखो? 4 फरवरी को। अगर 4 फरवरी यहां पे नहीं है तो घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, वहां पे टिक लगा के किसको आओगे? 5 फरवरी को लगा के आओगे। अब यहां पे आप जब आगे बढ़ोगे तो आगे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा 1917, 1925 और 1933। यहां पे देखोगे 17 में +8 +8। तो यहां पे 1917 वाला भैया हमारा कहां पे हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था। 1925 वाला कानपुर में हो रहा था और 1933 वाला कलकत्ता। यहां पे आप देखोगे 1917 में प्रथम महिला एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन से देश की थी? आयरलैंड की थी। अच्छा, अभी आपने पीछे देखा जो कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, वो किस देश के थे? स्कॉटलैंड। उन्हें ये आपके कांग्रेस संस्थापक जो हैं एओ ह्यूम, इन्हें पक्षी वैज्ञानिक भी कहा जाता है कि उन्हें भारत के शिकारी, पक्षी शिकारी के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसके कारण से इन्हें पक्षी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। किसे? कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को। अब यहां पे आपने देखा कि 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी एनी बेसेंट कर रही है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रथम महिला जिसने अध्यक्षता की थी तो एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो 1925 में सरोजनी नायडू। याद रखिएगा जो तीसरी हमारी आ रही है निकल के, वो आ रही है एन सेनगुप्ता, है ना। यही 3 ऐसी महिलाएं हैं जो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही हैं। अब यहां पे क्वेश्चन को कभी कभी घुमाने के लिए एग्जामिनर ने 2 से 3 बार क्या किया है, इन तीनों को दे दिया है। वहां पे 4 महिलाएं होती हैं और कहा जाता है कौन सी महिला भिन्न है। तो याद रखना वो चौथी महिला ही भिन्न होगी जो इन तीनों के अलावा होगी, क्योंकि यही 3 मात्र ऐसी महिलाएं जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही हैं। कौन कौन सी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और एन सेनगुप्ता। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो अगर पूछ रहा है प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। ठीक है। उसके बाद अगर आप फोकस करोगे जो इंपॉर्टेंट है वो है 1937। कौन सा है? 1937 में फैजपुर में एक कांग्रेस अधिवेशन के वो अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू। खास बात यह है कि ये कहां पे हो रहा है? गांव में हो रहा है, फैजपुर में। और ये फैजपुर कहां था हमारा? महाराष्ट्र में था। कहां पे था? महाराष्ट्र में था। 1937 का फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन जो कि एक गांव में हो रहा है। अब यहीं से एक थोड़ा सा अच्छा पीछे जो कॉन्सेप्ट छूट गया है वो हमारा 1907 और 1916। 1907 में एक अधिवेशन होता है। कहां पे? सूरत में अधिवेशन होना होता है। यहां पे गरम दल और नरम दल आमने सामने आ जाते हैं। गरम दल बोलता है कि हमें अगला अपना अध्यक्ष किसे बनाना है? लाला लाजपत राय को। लेकिन वही जो आपका नरम दल है वो किसकी सिफारिश करता है? रासबिहारी घोष की। तो यहां पे अध्यक्ष बना दिया जाता है नरम दल के नेता रासबिहारी घोष को।
जिसके कारण से 1907 में कांग्रेस दो पार्ट में बट जाती है, गरम दल और नरम दल। उसके बाद से ये 1907 में इस अधिवेशन को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब यहां पे खास बन जाता है 1908 का अधिवेशन। 1908 के अधिवेशन में 1907 के अध्यक्ष जो रास बिहारी घोष हैं, यही 1908 में अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, जो कहां पे हो रहा है, मद्रास में। कहां पे हो रहा है, मद्रास में। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन होता है, जहां पे विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है अपने चाहते अध्यक्ष को बनाने के लिए। गरम दल एक नाम बोल रहा है, नरम दल एक नाम। तो यहां पे अध्यक्ष कौन बन रहा है, नरम दल वाला रास बिहारी घोष। और यहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है और स्थगित हो जाता है। अब एक समय आता है 1916 का। यहां पे एक व्यक्ति है, अच्छा ये व्यक्ति है कि महिला, अंबिका चरण मजुमदार नाम है इनका, लड़का है, क्योंकि अभी लड़की को हमने देखा 1917 में। अगर लड़की 1917 में आ रही है तो ये लड़की कैसे हो सकती है, यानी कि ये पुरुष हैं। तो 1916 में अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन होता है, जहां पे आप देखोगे ये जो गरम दल नरम दल 1907 में अलग हो गए थे, यहां पे ये एक हो जाते हैं। और यहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम में आप देखोगे अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम भी एक हो रहे हैं, क्योंकि 1906 में आपने देखा था मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। 1906 में किसकी स्थापना, एक वर्ष पहले 1906 में मुस्लिम टूटने लगे थे कांग्रेस से, और दूसरे वर्ष गरम दल नरम दल। और लेकिन 1916 में आते ही ये मुस्लिम और हिंदू भी एक हो जाते हैं, और गरम दल नरम दल भी यहाँ पे एक हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आप अगला देखोगे आते आते वो 23 और 24 को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, 23 24 25 तो हमने जैसा कि कंपेयर कर लिया 1917 25 और 33 में, ठीक है। अब यहां पे अगला हम देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं भैया, 1923 और 1924। 1923 में आप सबसे युवा अध्यक्ष को देखोगे जो अब्दुल कलाम आजाद हैं, और ये कहां पे हो रही थी भैया, दिल्ली में हो रही थी। वहीं 1924 में जो अध्यक्ष देखोगे, किसको देखोगे, महात्मा गांधी को बेलगाम में। अब यही एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी। क्योंकि हमने देखा था 1922 में महात्मा गांधी जेल चले गए थे, और जेल से जब बाहर आते हैं तो 1924 में यहां पे अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। अच्छा 1924 में खास ईयर रहता है, क्योंकि यहीं पे अस्तित्व में एक हमारी वो आ रहा है, एक संघ आ रहा है जिसका नाम है HRA, जो कि धमाका उड़ाएगा काकोरी कांड में। इसी HRA से ही हम किसको अगला जोड़ते हैं, 1928 में कौन हो रहा है भैया, HSRA, है ना। HRA ने कौन सा कांड किया था भैया, काकोरी कांड। और यहीं पे आपका HSRA ने कौन सा षड्यंत्र किया था, लाहौर षड्यंत्र, है ना। यहीं पे इन्होंने किसकी हत्या की थी, HSRA ने सैंडर्स की हत्या। लेकिन करने किसकी निकले थे, स्क्वाड की हत्या क्यों करना चाहते थे HSR वाले, क्योंकि लाला लाजपत राय की हत्या। अच्छा लाला लाजपत राय की हत्या क्यों हुई थी, क्योंकि वो साइमन कमीशन का जब विरोध करने गए थे तो उनके लट पड़ जाता है। उनके लट कब पड़ा था, 30 अक्टूबर 1928 को, और 17 नवंबर 1928 को इनकी हो जाती है मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की, तो बसंती देवी वाइफ ऑफ CR दास वो कहती है भारतीय युवा का खून पानी हो चुका है, हमने इतना बड़ा नेता खो दिया, लेकिन इन बुज़दिलों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो। तुरंत क्या होता है, HSRA हरकत में आता है, क्योंकि यहां पे चंद्रशेखर और भगत सिंह होते हैं, और भगत सिंह और चंद्रशेखर कसम खाते हैं 1928 का वर्ष नहीं खत्म होगा, स्क्वाड को हम नस्ते नाबूद कर देंगे। और एक प्लान होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, लाहौर षड्यंत्र कहलाता है। अब यहाँ पे अगर कांग्रेस अधिवेशन को समझे तो हमें समझना है 38, 1939, 1940 से 45, फिर है 1946, 1946 के बाद 47 और 1948। जो 1938 है, यहां पे आपने देखा था एक अधिवेशन होता है, कहां पे, हरिपुरा में। कहां पे, हरिपुरा। 1939 में होता है त्रिपुरी। तो 1940 से 45
सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तो रामगढ़। फिर 1946 में आपका होता है मेरठ में, तो वहीं 1947 में होता है दिल्ली में, तो वहीं 1948 में हरेला पट्टाभी सीतारमैया जयपुर में। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे 48 में आपके कौन बन गए, सुभाष चंद्र बोस बन गए। तो 1939 में आपके कौन बनते हैं, फिर से सुभाष चंद्र बोस, किसे हरा करके, पट्टाभी सीतारमैया। याद रखिएगा 1905 में हमने कांग्रेस अधिवेशन देखा जो कि बनारस में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। अब यही गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं। अब आप देखोगे 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराया, जिसके कारण से गांधी जी बहुत ज्यादा खफा हो गए, क्योंकि वो किसका समर्थन कर रहे थे, पट्टाभी सीतारमैया का। अब यहां पे जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट किसकी हर्ट हो जाती है, गांधी जी की। तो सुभाष चंद्र बोस यहां पे कोई भी एक्शन करते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, जिसके कारण से सुभाष चंद्र बोस गुस्सा जाते हैं और त्याग पत्र दे देते हैं अपने पद से, है ना। अब यहां पे एक चीज समझना, वो अपने त्याग पत्र से इस्तीफा दे करके किसकी स्थापना कर रहे हैं, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की। यहां पे जब ये पद खाली हो जाता है तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, यहां पे अगला अध्यक्ष क्या पट्टाभी सीतारमैया बनेंगे। कौन बनता है भैया, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर 1939 से लेकर 45 तक हमारा क्या चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाला कौन था, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद दिमाग में आते ही आपके दिमाग में 1923 स्ट्राइक करनी चाहिए, जहां पे दिल्ली में सबसे युवा कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता कर रहा है अबुल कलाम आजाद। फिर आप देखोगे 1946 आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था भैया, जेपी कृपलानी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1947 यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद। अब यहां पे आप देखोगे जयपुर में जो पट्टाभी सीतारमैया हैं, जिन्हें 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने हराया था और उसी के चलते इन्होंने यहां से इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके चलते राजेंद्र प्रसाद अगले अध्यक्ष बने थे। तो यहां पे आप पाओगे कि वही पट्टाभी सीतारमैया 1938 में क्या बन रहे हैं, 48 में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हमारे कांग्रेस अधिवेशन का क्या हो गया, द एंड हो गया, है ना। अब इसका जो है बाकी वाला वो तुम लोग अपने से मान लेना, रिवीजन कर लेना। धन्यवाद भैया। आके सब